हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू कंटेंजेंट रिस्क बफर के रिगार्डिंग। अब ये जो कंटेंजेंट रिस्क बफर आरबीआई मेंटेन करता है, ये मेंटेन किया जाता है हमारा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत। अब यहाँ पे ये कंटेंजेंट रिस्क बफर किस लिए मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई किससे की जाएगी? कंटेंजेंट रिस्क बफर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कंटेंजेंट रिस्क बफर कौन कौन से रिस्क को कवर करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कंटेंजेंसी रिस्क। दूसरा आपको दिया गया है क्रेडिट रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल, चौथा मार्केट। तो ये सीआरबी है, ये कवर करता है हमारा, सीआरबी कवर करता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को और ऑपरेशनल रिस्क को। सीआरबी हमारा मार्केट रिस्क को कवर नहीं करता, ये चीज याद रखना। सीआरबी कौन कौन से रिस्क को कवर करता है? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क को कवर नहीं करता हमारा सीआरबी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज और बन सकती है कि मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए कौन सा रिजर्व मेंटेन किया जाता है? तो इसको कवर करने के लिए दो रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं। एक आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरा आपका किया जाता है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व। और बाकी आपने डीप में चीज समझनी है तो आपको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियो मिल जाएगी आरबीआई की प्लेलिस्ट में, वहां जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि सपोज हमारे आरबीआई जो है उसकी बैलेंस शीट है टोटल 600 लाख करोड़ रुपीस की। तो आरबीआई को अपना कंटेंजेंसी रिस्क बफर अप्रोक्सीमेटली कितना मेंटेन करना पड़ेगा? तो यहां पे क्या किया है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत जो आरबीआई कंटेंजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करता था उसके नॉर्म्स में कुछ चेंज किया है। पहले आरबीआई को कितना मेंटेन करना पड़ता था? अर्लियर आरबीआई को कंटेंजेंसी रिस्क मेंटेन करना पड़ता था 6% प्लस माइनस 0.5% ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, और अब कितना मेंटेन करना है? अब मेंटेन करना है 6% प्लस माइनस 1.5% ऑफ बैलेंस शीट। अब यहां पे आरबीआई की बैलेंस शीट कितनी की है? 600 लाख करोड़ की। अब 600 का 6% कितना हुआ? 36, और प्लस माइनस 1.5, 600 का 1.5%, 10% हुआ आपका 60, 1% हुआ 6, 5.5% 3, 9 लाख। तो यहां पे आ गया आपका 36 प्लस 9 45, और 36 माइनस 9 27। तो 45 और 26 7 लाख करोड़ के बीच में आरबीआई को अपना सीआरबी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर आरबीआई डायरेक्शन, अगर आप इंडिया में हो और आपने बाहर से कोई शिप इंपोर्ट करवानी है या शिप के लिए कोई भी सामान इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए जो आप पेमेंट करोगे, अब आप बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के, बिना बैंक गारंटी के कितनी पेमेंट कर सकते हो मैक्सिमम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो, बेसिकली बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट किस लिए यूज किया जाता है आपका? कि ताकि काउंटर पार्टी रिस्क ना रहे। सपोज आप इंडिया में बैठे हो और आप यूएसए के एक आदमी से कुछ सामान मंगा रहे हो। अब यहां पे क्या होगा? एक रिस्क रहेगा कि अगर यार मैं पेमेंट कर दूं और ये सामान ना दे फिर। और यही रिस्क इस आदमी को भी रहेगा जो यूएसए में होगा कि यार मैं सामान भेज दूं और ये बंदा पेमेंट ना करे फिर। तो यहां पे काम क्या आता है आपका? बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होता है कि बैंक गारंटी देता है आपके बिहाफ में कि आप सामान दीजिए और जैसे सामान पहुंच जाएगा हम आपको पेमेंट कर देंगे। मतलब बैंक जो है वो बीच में पेमेंट होल्ड करके रखता है। जैसे ही सामान की डिलीवरी होगी बैंक पेमेंट रिलीज कर देगा, और सामान की डिलीवरी नहीं हुई तो बैंक पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या होता है, बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू करवाता है, ठीक है, कस्टमर, उसके लिए उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ता है और उतने अमाउंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है बैंक के पास। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया का टारगेट है कि शिप बिल्डिंग में इंडिया नंबर 1 बने आने वाले सालों में। तो यहाँ पे उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर कोई शिप इंपोर्ट करनी है या शिप का सामान इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपको अगर पैसे देने पड़ रहे हैं तो आप दे दीजिए बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के या बिना बैंक गारंटी के। और कितने पैसे दे सकते हैं मैक्सिमम? यूएसडी $50 मिलियन। ठीक है, $50 मिलियन पैसे ये दे सकते हैं विदाउट इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकेगा एक यूनिवर्सल बैंक में। तो हमें यहाँ पे बताना है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है आरबीआई से। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिवर्सल बैंक में डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो छोटे अमाउंट के लोन करते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे आप बड़े अमाउंट के लोन भी कर सकते हो। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, 60%। और वहीं यूनिवर्सल बैंक को कितना करना पड़ता है, 40%। फिर यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए सब्सिडरी नहीं खोल सकता, पर यूनिवर्सल बैंक खोल सकता है। तो ऐसे काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती है आपको यूनिवर्सल बैंक के अंडर। तो इसलिए क्या किया इसने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने आप को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन दी किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई ने ये एप्लीकेशन अप्रूव कर दी। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को पूरी तरह कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक यूनिवर्सल बैंक में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है हमारा बेस्ड ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हमने पढ़ा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल मिल गया आरबीआई से कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है एक यूनिवर्सल बैंक में। तो ये क्वेश्चन हमारा उस कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है एक यूनिवर्सल बैंक में, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, नीचे दिए गए क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है, अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, उसका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। 5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। दूसरा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आपका शेयर मार्केट पे लिस्टेड होना चाहिए, शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। तीसरा, इसका जो नेटवर्थ है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की। चौथा, इसका जो ग्रॉस एनपीए, जीएनपीए जिसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए, वो लेस देन इक्वल्स टू 3% होना चाहिए। एंड नेट एनपीए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। और लास्ट पॉइंट है आपका कि पिछले 2 साल में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रॉफिट में होना चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, तभी वो अप्लाई कर सकता है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीएनपीए रेशो लेस देन इक्वल्स टू 5%। यहाँ पे 5% नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 3%। एंड एनएनपीए रेशो लेस देन इक्वल्स टू 2% नहीं होगा, ये होगा इक्वल्स टू 1%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन को लैंडिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे को लैंडिंग अरेंजमेंट क्या होती है ये चीज समझ आ गई, फिर आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। को लैंडिंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके एक तीसरे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं को लैंडिंग अरेंजमेंट। जैसे कि सपोज एक विलेज है ये, अब इस विलेज में पीएनबी की कोई भी ब्रांच नहीं है, पीएनबी की कोई भी ब्रांच नहीं है, पर यहाँ पे एक एनबीएफसी है। अब पीएनबी चाहता है कि यार हम अपने एडवांसेस को और इंक्रीज करें, तो ये क्या करेगा, जहां जहां इसकी ब्रांच नहीं है वहां वहां किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप कर लेगा कि भाई देखो आपके पास कोई भी कस्टमर आए लोन लेने, आप उसको कस्टमर को चेक कीजिए और उसका लोन अप्रूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लोन के पैसे हम दे देंगे, लोन के पैसे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप आगे कस्टमर को वो पैसे दे देना। आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कीजिए, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाइए, उसका लोन अप्रूव कीजिए और लोन के पैसे हमसे ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनबीएफसी और पीएनबी आपस में टाई अप कर लेंगे, एनबीएफसी कस्टमर लेकर आएगा, उसका लोन अप्रूव करेगा, पैसा कौन देगा, पीएनबी देगा। तो ये होता है आपका को लैंडिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी कोई लोन पास किया जाएगा, जब भी कोई लोन दिया जाएगा थ्रू को लैंडिंग एग्रीमेंट, को लैंडिंग एग्रीमेंट, तो उस को लैंडिंग एग्रीमेंट में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उनको भी उस लोन में कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। अब इसका मतलब सपोज जैसे यहां पे समझ लो एक कस्टमर है राहुल, राहुल गया इस एनबीएफसी के पास और इस एनबीएफसी को बोला कि भाई मेरे को चाहिए 20 लाख का लोन। अब पीएनबी ने बोला कि देखो आपने कस्टमर चेक करना है, कस्टमर ठीक लगा तो आप लोन अप्रूव कीजिए, पैसे हम दे देंगे। अब एनबीएफसी ने राहुल का लोन कर दिया अप्रूव 20 लाख का, ठीक है। पीएनबी 20 लाख रुपए दे रहा है,
कल को राहुल डिफॉल्ट कर गया तो सारा नुकसान किसका होगा? पीएनबी का होगा। और अपना कमीशन के लिए एनबीएफसी किसी का भी लोन पास कर देगा, हाँ भाई ये कस्टमर ठीक है, ये ओके कस्टमर है, इसका लोन पास कर दिया, पीएनबी से पैसे लिए कस्टमर को दे दिया, बीच में अपनी कमीशन खा ली। अब कल को कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, एनपीए कर गया, तो नुकसान किसका हुआ? पीएनबी का। तो यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि भाई बीच में जो पार्टी है उसकी भी लायबिलिटी सेट हो। तो उसने क्या कहा है, जब भी को लैंडिंग के थ्रू कोई भी आपका लोन पास किया जाएगा तो 10% एटलीस्ट सभी को देना पड़ेगा। अब यहां पे जैसे 20 लाख का लोन एनबीएफसी ने दिलवाया पीएनबी को, ठीक है, राहुल का 20 लाख का लोन एनबीएफसी ने पास कर दिया और पीएनबी से पैसे दिलवाए राहुल को। तो यहां पे आरबीआई ने बोला सारे पैसे पीएनबी नहीं देगा, जितने का लोन पास हुआ है उसका 10% एनबीएफसी को भी देना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख रुपए एटलीस्ट एनबीएफसी को भी देने पड़ेंगे। ज्यादा भी दे सकता है पर कम से कम 2 लाख देने ही पड़ेंगे। क्यों? कल को अगर ये राहुल लोन नहीं देता है वापस, राहुल का लोन एनपी हो जाता है, तो सिर्फ पीएनबी का नुकसान नहीं होगा, इस एनबीएफसी का भी नुकसान होगा। तो एनबीएफसी की भी लायबिलिटी सेट करने के लिए आरबीआई ने क्या कहा है, जब भी कोई कभी को लैंडिंग के थ्रू कोई लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो एटलीस्ट 10% सभी पार्टीज को देना ही पड़ेगा। ताकि यहां पे देखो ना, अगर एनबीएफसी को कोई लोन ना देना पड़े, 20 लाख में से कुछ शेयर ना देना पड़े, एनबीएफसी क्या करेगा, कोई भी इसके पास आएगा लोन मांगने, कहेगा हाँ ठीक है भाई इसका लोन पास, पीएनबी से उसको पैसे दिलवा देगा और पीएनबी से कमीशन ले लेगा। और कल को लोन खराब होगा तो सारी जिम्मेदारी पीएनबी की रही, उसको अपना कमीशन मिल गया। तो ऐसे ही किसी का भी लोन पास कर सकता है एनबीएफसी। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है कि जो पास कर रही है बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी भी लायबिलिटी सेट हो कि कल को अगर लोन खराब हो तो उसका भी नुकसान हो। इसलिए वो क्या करेगा, आगे से किसी का लोन ऐसे ही पास नहीं करेगा, उसका लोन देखकर ही पास करेगा, क्योंकि उसके भी पैसे लगे हैं बीच में। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बोला है कि अगर कभी भी को लैंडिंग के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो कितना अमाउंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट लोन में कितना शेयर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10% का शेयर सभी पार्टीज को देना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक को लैंडिंग एग्रीमेंट था जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, आर ई रेगुलेटेड एंटिटीज, 3 पार्टी इन्वॉल्व थी, इन्होंने 200 करोड़ का लोन दिया, इन्होंने 200 करोड़ का लोन दिया। तो मिनिमम एटलीस्ट एक पार्टी ने कितने का लोन दिया होगा, तो 200 करोड़ का 10% निकाल लो, 20 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 20 करोड़ रुपए एटलीस्ट हर पार्टी ने तो दिए ही दिए हैं, उससे कम नहीं दे सकती। 20 करोड़ एक पार्टी को, तो 3 पार्टीज है ना, 3 पार्टीज ने मिलकर 200 करोड़ दिया है। अब हमें नहीं मतलब कि किसी ने 100 दिया है, किसी ने 70 दिया है, पर हमें एक चीज पक्का पता है कि तीनों पार्टी में एटलीस्ट 20 करोड़ रुपए तो हर किसी से गए हैं, क्योंकि 10% सबको देना ही पड़ता है। बाकी किसी ने ज्यादा दिया होगा, किसी ने कम दिया होगा, पर 20 करोड़ एटलीस्ट सबने दिया ही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन 56th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपनी 56th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड की थी, तो इन्होंने कितना प्रोजेक्शन किया है, इंडिया की जीडीपी कितने रहने वाली है फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो इंडिया की जीडीपी रहने वाली है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 6.5%, यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने क्या बोला है कि क्वार्टर 1 में रहेगी हमारी कितनी 6.5%, क्वार्टर 2 में रहेगी हमारी कितनी 6.7%, क्वार्टर 3 में रहेगी हमारी कितनी 6.6%, एंड क्वार्टर 4 में रहेगी कितनी हमारी 6.3%। तो ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल ईयर में कितनी रहेगी 6.5%। और अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 26-27 की, तो तब कितनी रहने वाली है हमारी 6.6%। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो वो कितना रहने वाला है हमारा 3.1% का। और साथ ही साथ हमारे रेट्स चेंज नहीं किए हैं, हमारा रेपो रेट कितना रहा 5.5%। फिर हमारा एसडीएफ जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये कितना रहा 5.25%। फिर हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना रहा 5.75%। फिर हमारा बैंक रेट कितना रहा 5.75%। एंड हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या रहा 3.35%। ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बैंकिंग अवेयरनेस की, वहां पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, एक तरीके का समझ लो आपका क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आरबीआई को कोई भी नई चीज अगर लॉन्च करनी होती है उससे पहले वो उसका ट्रायल करवाती है एक आपका रियल इन्वायरमेंट में, पर क्लोज्ड वे में, कि ताकि नुकसान अगर कुछ हो उसकी वजह से या कुछ भी गलती हो तो उधर ही हम करेक्ट कर लें और उससे कोई बड़ा मेजर इशू क्रिएट ना हो। तो एक तरीके की समझ लो आप लैब है, टेस्टिंग लैब है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, एक तरीके की टेस्टिंग लैब समझ लो आप। वहां पे कंपनीज आती हैं, अपना नया कोई भी आइडिया होता है, कोई भी
प्रोडक्ट होता है उसको वहां पे आरबीआई के सामने टेस्ट करवाती है, फिर अगर आरबीआई से अप्रूवल मिल जाएगी तो उसको आरबीआई लॉन्च कर देता है पूरे इंडिया के लिए। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कोरेट था आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का, इसकी थीम क्या थी? न्यूट्रल। न्यूट्रल थीम का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? मतलब कोई भी कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट आके यहाँ पे टेस्ट करवा सकती है आरबीआई को। पहले क्या होता था, यहाँ पे थीम रखी होती थी, जैसे कि समझ लो डिजिटल पेमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कंपनी इस लैब में आएंगी उस दौरान, तो उसको जो भी प्रोडक्ट दिखाना होगा आरबीआई को, वो डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। पर इस बारी थीम क्या थी? न्यूट्रल। तो मतलब कोई भी कंपनी आए अपना कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे शोकेस कर सकती थी, टेस्ट करवा सकती थी आरबीआई को, इसलिए थीम क्या थी? न्यूट्रल। तो इस बार जो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हुआ है, इसका विनर कौन रहा है? तो इसका विनर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये है इस बार के फिफ्थ कोरेट ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के विनर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से बेस्ड है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो फिफ्थ कोरेट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हुआ था जिसकी थीम थी न्यूट्रल, उसके विजेता कौन सी कंपनी थी, उसके विनर कौन थे? इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रखा था, पार्टनरशिप कर रखी थी? इसके फाइनेंशियल पार्टनर कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका, इसके फाइनेंशियल पार्टनर थे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पोर्टल। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई के उस पोर्टल का नाम बताइए जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, ताकि अगर कल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया, अगर उसने किसी भी बात का कोई लाइसेंस लेना है, या फिर कोई अप्रूवल लेना है, या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है, या ऑथराइजेशन लेनी है आरबीआई से, तो वो किस पोर्टल का यूज करके आरबीआई से ये लाइसेंस, अप्रूवल या ऑथराइजेशन ले सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह पोर्टल। अगर कल को समझ लो मैंने अपना एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है, तो मेरे को अगर क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो वो अप्रूवल मैं किस पोर्टल के थ्रू लूंगा? प्रवाह पोर्टल से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर मैंने कल को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो मेरे को मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? ये चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी पोर्टल्स को भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो प्रवाह की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है आपकी? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये है आपकी प्रवाह की फुल फॉर्म। फिर आपकी ये रिटेल डायरेक्ट पोर्टल किस लिए यूज किया जाता है आपका? रिटेल डायरेक्ट पोर्टल यूज किया जाता है कि समझ लो एज ए इंडिविजुअल मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन से पोर्टल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूं? आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू। फिर आता है आपका उद्गम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्गम पोर्टल किस लिए यूज किया जाता है? कि अगर मेरे को कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरा कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट तो नहीं है, वो मैं कहां चेक कर सकता हूं? आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे। उद्गम की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है आपकी उद्गम की फुल फॉर्म। फिर आता है आपका दक्ष। दक्ष पोर्टल किस लिए लॉन्च किया आरबीआई ने? दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है फॉर सुपरविजन। ये बैंक्स, एनबीएफसी, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रॉपरली हमारे रूल्स को कंप्लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सुपरवाइज करने के लिए इन्होंने ये दक्ष पोर्टल खोला है। और ई कुबेर क्या है? ई कुबेर आप समझ लो सिंपल सी भाषा में आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये थी आपके आज की आरबीआई वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।